नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और बेहद खास शो लेकर आए हैं जहां पर हम बात करने वाले हैं बाजार की चाल की दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ। और साथ ही इस शो की खासियत, हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, इस वक्त हमें लाइव सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप करने का जो जरिया है 9167329108 हमारा नंबर, जिस पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक हो, एक्स हो, यूट्यूब हो, आसानी से अपने सवाल वहां पर हम तक पहुंचा सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको हम लाइव हमारे शो में भी शामिल करेंगे, जहां पर आप अपने सवाल हमारे मेहमानों के साथ उनके सामने रख सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले और अरिहंत कैपिटल के अभिषेक जैन, आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और चलिए यहाँ पर हम एक बार बाजार का भी चेक ले लेते हैं, जहाँ पर 22,000 के पार कारोबार हो रहा है। लगभग 130 अंक ऊपर निफ्टी में। सेंसेक्स हम देख रहे हैं लगभग 550 अंक की तेजी के साथ 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी 340 अंक ऊपर 48,000 के ऊपर लगभग 1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एनएसई एडवांस डिक्लाइन में अगर हम देखें तो लगभग 1200 शेयर जो तेजी पे है, और 173 जहां पर हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। टॉप गेनर्स हम देख रहे हैं विप्रो, कुछ कुल मिला के अगर आईटी पैक पर फोकस करें तो यहाँ अभी भी वो टॉप गेनर्स निफ्टी के उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर विप्रो लगभग 6%, एचसीएल टेक 2.5%, टेक महिंद्रा 2.5%, इन्फोसिस में हम देख रहे हैं 2% की तेजी। इसके अलावा ओएनजीसी में आज 1.5% की तेजी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। एचडीएफसी बैंक में हम देख रहे हैं लगभग 2% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। अपोलो हॉस्पिटल 2% ऊपर, सिप्ला में लगभग 1.25% की तेजी, अल्ट्राटेक में हम देख रहे हैं 1.25% की तेजी के साथ कारोबार। जहां पर दबाव है अभी के सत्र में, एचडीएफसी लाइफ लगभग हम देख रहे हैं 3% की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ। इतना ही नहीं, हिंडाल्को, आयशर, टाटा कंज्यूमर में भी 1% के पार की कमजोरी जो है वो बनी हुई है। पावर ग्रिड 0.5% कमजोरी, अदानी पोर्ट्स में भी हम देख रहे हैं 0.5% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो हम आगे भी शो में चर्चा में लेकर आएंगे, लेकिन अमोल हमारे आज के मेहमान चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमोल, आपके पास मैं आऊंगी। बताइए, बाजार की चाल तो काफ़ी तेजी से ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। हमने देखा पिछले हफ्ते तो एफआईएस की कोई खास बाइंग भी आते हुए हमने नहीं देखी है। और ट्रिगर्स के लिहाज से बाजार में फिलहाल ऐसा कोई बूस्टर डोज नहीं है जो ये लेवल्स पर हमें लेके जाए। आप कैसे पढ़ रहे हैं? कविता जी नमस्ते। आई थिंक ये जो चेंज हुआ था, जो आईटी इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद जो मार्केट में जो सेंटीमेंट चेंज हो गया, उसी सेंटीमेंट को, उसी टेक्सचर को मार्केट ने मंडे मॉर्निंग को भी कैरी किया है। और अगर हम टेक्निकल बेसिस पे देखते हैं तो एक रेंज में था बाजार लास्ट वीक में वो, और जो लास्ट फ्राइडे वो एक रेंज ब्रेकआउट टेक्सचर हो गया था। और वो जो ब्रेकआउट के बाद आज मंडे भी गैप अप ओपनिंग हुआ है। सो आई थिंक ये 2 दिन में थोड़ा सा मार्केट अगर हम देखते हैं तो ओवर स्ट्रेच हो गया है। तो अभी ये नहीं कहूँगा मैं कि यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, बट डेफिनिटली यहाँ पे एक थोड़ा-सा मार्केट पॉज़ लेगा। बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज़, आई थिंक ये स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी ट्रेडर्स के लिए। अगर मैं लेवल के हिसाब से इंडेक्स को देखता हूँ तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कि 22,100 और 22,200 एक मीडियम टर्म के लिए अच्छे खासे रेजिस्टेंस ज़ोन के लिए काम करेंगे। व्हाइल वो 21,900 और 21,850 ये एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल के सपोर्ट्स रहेंगे निफ्टी के लिए। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं या आने वाले हफ्ते में हम देखते हैं तो मार्केट शायद इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी को लेकर आपके क्या व्यूज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर ऊपरी लेवल चार्ट्स के अनुसार क्या पर है, और लोअर रेजिस्टेंस एक अगर हम लेवल जानना चाहें तो क्या होगा, अमोल? आप निफ्टी बैंक के बारे में पूछ रहे हैं, राइट? आप निफ्टी बैंक के बारे में पूछ रहे हैं? अमोल जी, निफ्टी बैंक के बारे में पूछ रही हूँ। जी, आई थिंक जो आईटी ने लीडरशिप लिया था और मार्केट में ट्रेडिंग मोमेंटम जो पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, अब धीरे-धीरे कहीं जाके बैंक निफ्टी भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक बड़ा कंसोलिडेशन, एक छोटा बड़ा 2 वीक का करेक्शन हो गया था बैंक निफ्टी में, और अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है।
तो मुझे लगता है आगे अगर बैंक निफ्टी मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम रहता है, तो बैंक निफ्टी भी कंट्रीब्यूट करेगा। डेफिनिटली एक सीमित दायरे में है अभी भी, तो एक 48,500 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा, जो उसका प्रीवियस स्टॉप है। और अगर कोई बुलिश साइड में फॉलो करता है, तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या 47,750 आने वाले दिनों में एक सैक्रोसैंड सपोर्ट लेवल का काम करेगा। बिलो 47,750 अगर जाता है, तो टेक्सचर चेंज हो सकता है, शायद थोड़ा सा वीकनेस और बढ़ सकता है। बट लार्जली अगर मैं अभी का टेक्सचर देखता हूँ, अभी का फॉर्मेशन देखता हूँ, तो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। राइट। अभिषेक जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरे साथ हमारे शो के आज के पहले दर्शक भी अशोक कुमार छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अशोक कुमार जी नमस्कार सर, क्या हालचाल? नमस्कार जी मैडम, एकदम ठीक है मैडम। बताइए आपने आईआरबी इंफ्रा किस लेवल पर खरीदा हुआ है सर? मैडम हमने 6,000 शेयर 32 रुपए 70 पैसे के भाव पे खरीदे हुए हैं ठीक है, आईआरबी इंफ्रा। ओके। तो और मैडम हाँ, और आरवीएनएल आप हुए हैं 191, ओके 191.70 पैसे ठीक में ही अभी आपके चैनल से ही सुने। ठीक है। सर ये बताइए कि दोनों आईआरबी और आरवीएनएल दोनों में आपका नजरिया कितना लंबा कितना छोटा होगा? मैडम कम से कम 6-8 महीना तो हम और होल्ड कर सकते हैं। 6-8 महीना आप दोनों को ही होल्ड कर सकते हैं, चलिए ठीक है। मैडम चाहते हैं कि आईआरबी 60 रुपये तक आए और ये कब तक लेवल आ जाएगा, और यदि नीचे ये आता है तो हमको और किस लेवल पे बाय करना चाहिए? चलिए ठीक है। अभिषेक और अमोल आप दोनों से मैं इस पर राय लेना चाहूंगी, दोनों ही स्टॉक पर। अभिषेक आपके पास आऊंगी सबसे पहले। आईआरबी 32 की इनकी बाइंग है, 32.70। देखिए मेरा मानना है कि ये स्टॉक ऑलरेडी इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, ऑर्डर बुक अच्छी है, और स्टॉक्स में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस और बजट के कारण इसमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। इवन द कंपनी ने जो अपना थोड़ा सा बिजनेस मॉडल में भी ट्वीक किया था, तो वो भी इसका इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके स्टॉक में बने रह सकते हैं, बट प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस रहेगी, बिकॉज अभी मार्केट बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ड्रिवन है। तो जैसी लिक्विडिटी खत्म होगी तो आप 5 से 10% फॉल किसी भी स्टॉक्स में देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक 55 से 60 रुपए तक जा सकता है। अभिषेक के मुताबिक पार्ट प्रॉफिट बुक आईआरबी इंफ्रा में किया जा सकता है। अभिषेक झटपट आरवीएनएल 191 की इनकी बाइंग है। मैम इन्होंने टेक्निकल रीजन से लिया है, मैं फंडामेंटली तो मैं यानी कि अगर आपने लिया है तो मेरा ये व्यू है कि 190 के ऊपर जो ब्रेकआउट जो बताया था वो उसका काफी अच्छा प्ले आउट कर रहा है। फंडामेंटली ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, अभी भी इनको लास्ट वीक भी ऑर्डर्स मिले हैं, बट यही है कि अभी मैम ये बजट के टाइम पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो रेलवेज वगैरह में थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभी इलेक्शन ईयर है और हमें मालूम है कि मोस्ट लाइकली द कंटिन्यूटी रहेगा, बट एनीथिंग विच आई बिलीव, अभी मेरा ये मानना है कि मार्केट में कुछ हद तक थोड़ा यूफोरिया बिल्डअप है, और उस लेवल पे आपको अगर प्रॉफिट बुक करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली करना चाहिए। अभिषेक के मुताबिक दोनों ही स्टॉक में आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, हालांकि दोनों ही स्टॉक में लंबा अगर नजरिया रखते हैं तो आप मुनाफे में। एक बार टेक्निकल चार्ट्स पे अमोल झटपट क्या आप चेक कर पाएंगे आईआरबी इंफ्रा? आपकी भी क्या सलाह अभिषेक के जैसी ही है? जी, आई थिंक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना एक आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगी। टेक्सचर में अभी भी चार्ट्स पे कोई बड़ा वीकनेस नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच है स्टॉक, या तो फिर वो ट्रेल कर सकते हैं 44 के आसपास। वो एक सपोर्ट वो एक सपोर्ट अच्छा है। उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो थोड़ा सा एक टेम्पररी वीकनेस स्टॉक में बढ़ सकता है। बिल्कुल, चलिए अगले जो दर्शक हैं उनको शामिल करते हैं। प्रमोद गुप्ता हमारे साथ हैं सूरत गुजरात से। प्रमोद जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास 21,000 शेयर है सुजलोन एनर्जी के। ठीक है, 15.90 रुपए किलो। ठीक है। पहले तो आपको बधाई, क्योंकि अच्छे खासा मुनाफा आपको होता हुआ, क्योंकि आपने बहुत ही निचले स्तरों पे यहाँ पर खरीदारी की, और सुजलॉन में हमने देखा एक अच्छी खासी रैली जो है वो स्टॉक ने दिखाई, और
लगातार कई अहम लेवल से हमारे एक्सपर्ट भी इसको खरीदने की सलाह देते रहे। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक पर बन रहा है, जाहिर सी बात है बेहतर नजरिया आपको हम देने की कोशिश करेंगे। अभिषेक जी बताइए, सुजलॉन एनर्जी कैसा लग रहा है आपको? यहाँ से 15 रुपए, मतलब कह सकते हैं लगभग 16 रुपए की खरीदारी है और अच्छा खासा मुनाफा बना चुके हैं। बिजनेस वाइज में इसमें अगर आप देखेंगे राइट नाउ सुजलॉन, और इसमें एक सबसे बड़ा जो चेंज आया था 2023 में कि गवर्नमेंट ने जो बिडिंग स्कीम पे वापस से ओपन बिडिंग चालू किया था, और उसके कारण से जो कॉम्पिटिटिव जो लास्ट ऑक्शन बिडिंग था 2017-18 में जो बिडिंग चेंज किया था और गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट लिया था, उसके बाद वापस से 23 को लेके आए हैं राइट नाउ क्लोज बिडिंग, और उसके कारण से जो कॉम्पिटिटिव रेट्स वगैरह काफी ज्यादा पॉजिटिव हुए। तो इसका बेनिफिट आप देखेंगे सुजलॉन और बोथ आइनॉक्स को भी मिला है। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप स्टॉक में थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक कीजिए, बिकॉज आपने इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली मेरा यही व्यू है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और विंड एनर्जी स्पेस अभी भी 1-2 साल की अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है, बट लॉट ऑफ स्टॉक्स ये फंडामेंटल से काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट में मैंने देखा जब फॉल आता है तो स्टॉक्स फॉल, आप चाहें तो ट्रेलिंग कुछ भी है जो आपका प्रॉफिट है वो आप मन में सोच सकते हैं और उस लेवल पे आप बना के रख सकते हैं। बट आई थिंक लॉट ऑफ स्टॉक्स लाइक ये सब स्टॉक्स कम से कम फंडामेंटल से तो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं राइट नाउ। तो जिस तरह की रैली इस तरह के स्टॉक्स ने दिखाई है, उसमें एक बड़ा जो है मुनाफा चूंकि आपको हो चुका है, तो यहाँ पर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह अभिषेक जी की तरफ से आती है। हम सब जानते हैं कि अर्निंग सीजन और नतीजों, तिमाही नतीजों का एक मौसम शुरू हो चुका है, और ऐसे में तीसरी तिमाही में आनंद राठी के नतीजे जो आए हैं वो अच्छे रहे हैं। आय में लगभग 32% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मुनाफे की बात करें 34% का उछाल यहाँ पे दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। AUM में 43% की बढ़त भी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए नतीजों पर विस्तार से बात करते हैं। आने वाली तिमाहियों में क्या ग्रोथ आउटलुक है, चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी जुड़ गए हैं। राठी साहब, स्वागत है आपका और मुबारकबाद ढेरों इतने अच्छे नंबर्स के लिए। पिछली बार जब आपने हमें ज्वाइन किया था तो AUM गाइडेंस जो है 51,000 करोड़ रुपए की FY24 की आपने कही थी। आपने अपने गाइडेंस को यहाँ पर बीट करने, उसको मात देने में कामयाबी हासिल की है और 55,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो आपने छुआ है। अब हम जानना चाहते हैं सबसे पहले कि आपका अगला टारगेट क्या है। देखिए, डेफिनेटली हमने टारगेट शुरुआत अगर हमने की थी तो 47,000 करोड़ से की थी। फिर लास्ट क्वार्टर के बाद हमने उसको 51,000 करोड़ रिवाइज किए। अभी वो 55,000 करोड़ हो गया है। हमको लगा है कि भाई इस साल के जाते जाते डेफिनेटली, देखिए मार्केट के ऊपर बहुत AUM डिपेंडेंट है, इसलिए डिपेंडिंग ऑन द मार्केट तो हम समझते हैं भाई एनीवेयर बिटवीन 57 to 60,000 हम लोग जो है AUM जा सकती है। मार्केट अगर देखिए हमारा 2 कारण से बढ़ता है, एक तो मार्केट जब चेंज होता है, दूसरा हम जो नया पैसा लाते हैं। तो इस बार जो काफी बढ़ोतरी हुई उसमें जो न्यू इनफ्लो आया है उसका बहुत रोल है। अगर आपने देखा कि नया इनफ्लो भी हमारा 5,400 करोड़ का नया इनफ्लो हो गया इस साल में, जो पिछले साल के मुकाबले 40-42% से ऊपर है। बिल्कुल सर, अब जरा हम AUM के अगर इस पूरी ग्रोथ को देखें तो उसे आप मार्केट के मोमेंटम में कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं और कितना ऑर्गेनिक है ये? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट जो है 5,400 करोड़ उनका नया पैसा आया है। बाकी जो ग्रोथ आई है वो डेफिनेटली मार्केट के कारण आई है। तो चूंकि मार्केट अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई अभी जो है, तो उसी लेवल पे समझना चाहिए कि आज मार्केट हाई लेवल पे ही ये ग्रोथ नजर आ रही है। जाके अगर मार्केट अच्छा चलता रहा तो जैसे मैंने बताया 57,000 करोड़ से 60,000 करोड़ के बीच में जाएगा, क्योंकि इतना तो हम नया पैसा जो है अभी हर महीने करीब हम 800 से 1,000 करोड़ रुपया नया आता है, तो 2,500-3,000 करोड़ तो उसके कारण बढ़ेगा। अगर मार्केट यही रहा, मार्केट ऊपर गया तो 60,000 करोड़ भी हम जा सकते हैं।
राठी साहब, पैट के गाइडेंस को लेकर हम बात करना चाहते हैं। यहाँ पर जो पैट का गाइडेंस है उसमें बढ़ोतरी की गई 224 करोड़, और रेवेन्यू गाइडेंस देखें तो 720 करोड़ FY24 के लिए कहा गया। अब इसको आप रिवाइज करना चाहते हैं? नहीं, रिवीजन तो नहीं करें, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनमें रिवाइज की थी और फॉर्चुनेटली ये भी क्वार्टर बहुत अच्छा रहा। तो अभी पहले हमने 660 से 720 करोड़ की रिवाइज की थी रेवेन्यू। अभी रेवेन्यू का करीब हमारा 77% हमारा हो चुका है। और क्योंकि देखिए हर क्वार्टर और हर महीना एक से का नहीं होता है, तो हम गाइडेंस तो नहीं बदलेंगे, पर ये जरूर मेरे को लगता है कि जो हमने दिया टारगेट ये उससे आगे ही बढ़ेगा, उससे ऊपर रहने की पूरी हमको उम्मीद है। बिल्कुल। एक चीज़ और सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके जो प्राइवेट वर्टिकल, हेल्थ वर्टिकल में अगर हम क्लाइंट एडिशन की बात करें तो ये अच्छी कही जाएगी, 18% की वृद्धि यहाँ पर नज़र आई है। अब आगे जो है वो क्लाइंट एक्विजिशन की क्या आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है, और क्या आप नए ज्योग्राफीज को भी टारगेट कर रहे हैं? देखिए, नया क्लाइंट एडिशन एक हमारा मुख्य फोकस रहता है, और जैसे आपने देखा इस साल में हमारा करीब 18% बढ़ के 9,600 के आसपास क्लाइंट हो गया है, और जल्दी ये आंकड़ा इस मार्च के पहले हम 10,000 के आंकड़ों को पार कर जाएंगे क्लाइंट के मामले में। हमारी फोकस ये रहता है कि क्लाइंट हर साल कम से कम जो है 1200 से 1800 बीच में नए क्लाइंट हम एक्वायर करें। और रीजनल जो आपने बताया कि रीजनल भी जो है हमने चंडीगढ़ अभी पीछे नया खोला है। अभी हम वन टॉप टायर मेट्रो सिटीज में हम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अब 2 टायर सिटीज की हम प्लानिंग कर रहे हैं, नागपुर हम जैसे प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हमारी एक बात को बताऊं कि हमारे RM का कोई एरिया रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो बिजनेस जहां चाहे कर सकते हैं। तो इसलिए एक तरह से हमारी प्रेजेंस तो हर टाउन में मिलेगी, परंतु फिजिकल प्रेजेंस जो है धीरे धीरे करके हम 2 टायर सिटीज जो हैं उसके अगले हर साल हमारी इच्छा है कि भाई 6 से 8 नई जगह हम हमारी ब्रांचेस फिजिकल करें, और धीरे धीरे करके, क्योंकि वेल्थ अब सब जगह है और बहुत स्कोप है छोटी जगह में। जैसे जोधपुर हमने चालू किया, बहुत अच्छा कर रहा है, तो इस तरह उदयपुर का आगे सोच रहे हैं। तो हर जगह अहमदाबाद हमने नया जैसे चालू किया है, अहमदाबाद के बाद हमारे सूरत और राजकोट एक नए टारगेट रहेंगे। तो इसमें डिपेंडेंट ये रहता है कि हमारे को किस तरह के हमारे इंटरनल आदमी अवेलेबल हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जब भी नई जगह जाएं तो हमारा कोई एक तो पहले का ट्रेंड आदमी हो, उसको भेज के चालू करें, या फिर बाहर से कोई बहुत अच्छा आदमी मिले तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अपनी शाखाएं आप बढ़ा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, और टियर 2, टियर 3 जैसे शहरों में भी आपका फोकस है। क्लाइंट्स के अलावा अगर मैं निवेशकों के लिहाज से समझना चाहूँ तो ये बताएं कि बाजार की इस चाल को देखकर निवेशकों में किस तरह का सेंटिमेंट है, किस तरह की सोच है? क्या मुनाफा वसूली करने के लिए वो अब आगे बढ़ रहे हैं? बाजार की दशा और दिशा को देखते हुए निवेशकों की नब्ज अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि आप इतना विस्तार कर रहे हैं, तो आप जब रूबरू होते हैं तो क्या नब्ज समझ में आ रही है, क्या पल्स समझ में आ रही है, क्या सेंटिमेंट समझ में आ रहा है निवेशकों का? देखिए, जहां तक SIP होता आप भी देख रहे हैं, हर महीने SIP का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी 17,000 करोड़ से ऊपर हो गया है, और ये आंकड़ा तो बढ़ेगा। जो बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं, जब मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो उनका मन करता है कि बेच दें। हम लोगों की फिलोसफी के इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि हमने पिछले 1 साल में 9 महीने में इतना नया पैसा जुटाया इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जबकि अगर ओवरऑल अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड का आप अगर देखें तो अगर SIP को निकाल दें तो नया फंड आने के बजाय फंड कम हुआ है, न्यू इनफ्लो नहीं हुआ है। परंतु हम लोगों की चूंकि एक फिलोसफी है, और उस चूंकि हमारे कस्टमर्स ने अच्छा रिटर्न पहले से कमाया है, तो हमारी बात मानते हुए अभी भी हम जो है अच्छे मार्केट में भी हम नया इक्विटी ऐड कर रहे हैं। क्योंकि जो नया इन्वेस्टर आता है वो 4-6 महीने के लिए नहीं आता है, 1 साल के लिए नहीं आता है। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर जो 5 साल के लिए आता है, 10 साल के लिए आता है, उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर है कि नीचे है, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट चलता रहेगा। आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे
तो वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज आउट हो जाएगा और 5-10 साल में जाके आपको रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड लेवल पे मिल जाएगा। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और नतीजों पर विस्तार से आज हमसे, हमारे दर्शकों से आपने बातचीत की। चलिए झटपट एक बार आनंद राठी पर हम हमारे एक्सपर्ट से भी राय ले लेते हैं। अमोल, आपके पास आऊंगी। बताएं टेक्निकल चार्ट्स पर अगर छोटी अवधि का किसी को कोई इनिशिएट करना हो ट्रेड, तो क्या मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नतीजे तो काफी अच्छे आए हैं, आपकी राय नतीजों पर भी? आई थिंक मेरा व्यू तो अभी न्यूट्रल है उसके ऊपर, बट एक 2580s के आसपास एक सपोर्ट दिख के आ रहा है चार्ट्स पे, वेरएज 2880 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख के आ रहा है स्टॉक पे। अब जोड़ते हैं अपने अगले कॉलर को। इनका नाम है जितेंद्र पांडे, हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, पहले तो ये बताइए कि कहाँ से बात कर रहे हैं आप और उसके बाद पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैंने IDBI बैंक के 5000 शेयर लिए 6880 पे। ठीक है। और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिया है 47 पे 5000 शेयर। अच्छा, 47 रुपए पे आपने लिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 47 रुपीज पे लिया है 5000 शेयर। अच्छा 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 अच्छा, कितना टाइम तक होल्ड करना है मुझे? ठीक है ठीक है। तो दोनों ही स्टॉक्स पर आपको राय देते हैं। सबसे पहले IDBI बैंक पर अभिषेक का राय दीजिए। लगभग 69 रुपये पे इन्होंने खरीदा हुआ है, 69 के आसपास की इनकी परचेजिंग है। और दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 48 रुपये की खरीद है। दोनों ही स्टॉक्स पर ज़रा अपना विशेष नज़रिया दीजिए। अभिषेक, हेलो जी आवाज़ आ रही है आपको? या ठीक है। तो IDBI बैंक में मेरा ये व्यू है कि अगर आप बने रह सकते हैं तो थोड़ा नीचे के लेवल पे वापस से ऐड भी कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि आफ्टर इलेक्शन दिस विल बी द फर्स्ट बैंक जो डाइवेस्टमेंट पे जाएगा, और अभी जितना क्लैरिटी है राइट नाउ, तो आई थिंक अगर ये थोड़ा आप होल्ड कर सकते हैं और थोड़ा ऊपर 74, बट इसमें 80 रुपए के जब तक, बिकॉज इसमें जो सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि अब जो नया बायर आएंगे और उसको जाके ये होगा, तो ये मोस्ट लाइकली दिस विल बी द फर्स्ट PSU बैंक which will get privatized, or it's not a pseudo PSU basically, but ये जो बैंक है डेफिनेटली इसमें PSU, तो ये आगे जाके डाइवेस्टमेंट होगा और उसका इसी कारण से स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा 68-69 है। LIC की बाइंग प्राइस अराउंड 60-61 है, तो लोगों को यही व्यू है कि कम से कम ये उसके भाव पे तो उससे ऊपर ही होगा, तो अगर ले सकते हैं तो। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं राइट नाउ, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। PSU बैंक्स में वन ऑफ द आउट परफॉर्मर रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, स्पेशली इन्हीं के सेक्टर में राइट नाउ। आई थिंक इसमें आप मेरा अगर आप बिजनेस वाइज देखेंगे तो आई एम मोर पॉजिटिव ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र देन IDBI, बट ये लेवल पे ना मैं दोनों में बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। मैं नीचे थोड़ा नीचे आएंगे तो आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपने स्टॉक ले रखा है तो उसको थोड़ा सा आप स्टॉप लॉसेस के साथ लॉन्ग कर बने रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भास्कर राव मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार भास्कर साहब, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर? हाँ, नमस्कार मैडम, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा, बताइए सर, किस में आपने पैसे लगाए, किस स्टॉक में? मैडम मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैडम 109 शेयर खरीदा हूँ। जी सर। हेलो जी, किस भाव स्टेट पर? बैंक ऑफ इंडिया में 109 शेयर खरीदा हूँ मैडम। ओके। 642 रुपए में लिया हूँ मैडम। 642 का आपका लेवल है बाइंग का। और अभी मैं मतलब लॉस पे हूँ मैडम, 721 रुपया का। बिल्कुल। कितने समय तक रुकना चाहते हैं इसमें? जी मैडम, कितने समय तक रुकना चाहते हैं भास्कर जी? समय का कोई ये नहीं है मैडम, अगर मुझे प्रॉफिट में आएगा तो मैं बेच दूंगा मैडम। चलिए ओके। अमोल, 642 की इनकी बाइंग है SBI में, और फिलहाल तो ये हालांकि घाटे में है, लेकिन अब ये बताएं इस तरह के स्टॉक में कितना नज़रिया होना चाहिए टेक्निकल चार्ट्स में? अगर नियर टर्म व्यू में समझना चाहूँ तो कब तक का इनको इंतजार करना चाहिए, किस स्टॉप लॉस के साथ? आई थिंक नियर टर्म में अगर हम देखते हैं तो एक स्टॉक थोड़ा लोअर टॉप फॉर्मेशन बना रहा है। एक बड़े रैली के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन है और वो कंसिस्टेंटली एक लोअर टॉप बना रहा है। ये थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल है।
मुझे लगता है कि अगर प्योरली मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखता हूँ तो 630, 633 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर ये स्टॉक इसके नीचे ट्रेड होता है तो शायद एक टेम्पररी वीकनेस बढ़ेगा और स्टॉक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जा सकता है, जो अराउंड 610, 615 तक जा सकता है। बट मीडियम टर्म अगर मैं देखता हूँ तो स्टॉक अच्छा है। ये अगर कोई मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी देख रहा है तो स्टॉक अच्छा है, बट टेम्पररी वीकनेस शायद स्टॉक में बढ़ेगा अगर स्टॉक 630 रुपए के नीचे ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये नज़रिया एसबीआई पे इस वक्त अमोल जी का आता हुआ। अगले कॉलर को जोड़ते हैं, वासु हैं राजस्थान से। वासु, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर, एसआरएफ के 20 शेयर है, 2600 से। अच्छा, कब आपने लिया था? सर अभी सर 2 वीक पहले। ठीक है, तो अब तब से लगातार ये स्टॉक गिरता हुआ और फिलहाल नुकसान में है वासु। अमोल, ज़रा बताइए, एसआरएफ 2300 से थोड़े ऊपर की खरीद है और इस वक्त हम देखते हैं स्टॉक का 2600 माफ़ कीजिएगा 2600 की खरीद है, 2300 पहुंचा हुआ है। क्या आपकी राय होगी? आई थिंक ये स्टॉक ने थोड़ा सा सरप्राइज किया है कि लास्ट वीक में जो एकदम शार्प सेल ऑफ आया, अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो बना हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है। फ्रेश अप ट्रेंड रैली तभी बोलूंगा जब 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा। 2380, 2370 ये इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेंगे। उसके नीचे रहता है तो थोड़ा शायद वीकनेस और बढ़े और 2280, 2260 तक ये स्टॉक जा सकता है। सेल ऑन रैलीज वाला टेक्सचर शायद ठीक रहेगा। अभी तो फिलहाल कोई फ्रेश अप ट्रेंड के चांसेस स्टॉक में नहीं दिख। ऑलराइट, चलिए एसआरएफ पर ये राय निकल कर आती हुई, लेकिन शो को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त हो गया है आईपीओ कॉर्नर का। चलिए, तो मेडी असिस्ट का आईपीओ आज से खुल गया है और आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 397 से लेके 418 रुपए का प्राइस बैंड है। और आईपीओ में आपको पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, इस पर तो हम राय लेंगे ही, लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि किस तरह से ओवरऑल अगर जो इशू है वो 17 जनवरी तक खुला रहेगा और 1171 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाने की योजना है इसके ज़रिए। और मौजूदा निवेशक जो है वो हिस्सा बेचेंगे, जिस तरह से इशू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। और 35 शेयरों का लॉट साइज है, 14,630 से न्यूनतम निवेश है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 से 17 जनवरी के बीच तक का ये आईपीओ है जो इसकी खुलने की डेट है। और जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी रखती है और साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन जैसी जो सेवाएं हैं मुहैया कराती है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 14,000 हॉस्पिटल्स के साथ इस कंपनी का करार भी है। और अगर हम क्लेम सेटलमेंट भी देखें कंपनी की तरफ से जो किए गए हैं, वो FY23 में कुल 52.7 लाख क्लेम सेटल हुए हैं। और FY23 में अगर आय हम देखें तो लगभग 25.9%, मुनाफे में 18.6% की बढ़ोतरी भी हुई है। और अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें तो एक इंश्योरेंस टीपीए का आईपीओ आना अपने आप में एक पहला इनिशिएशन है जो आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इसी पर विस्तार से बात करने के लिए आस्था जैन हमारी मेहमान हिम सिक्योरिटी से जुड़ गई हैं। आस्था, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इस आईपीओ और इसके प्राइस बैंड पर आपकी राय हम चाहेंगे। टीपीए का आईपीओ आना ये एक पहला है हमारे बाजार में, और जिस तरह से तमाम पैरामीटर्स पे अगर हम कंपनी को देखें, आपकी राय इस लिहाज से और प्राइस बैंड को लेकर। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून कविता। सबसे पहले तो राय की अगर बात करें तो यस, आपने बिल्कुल सही बोला। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर इंश्योरेंस स्पेस में तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इस तरह की कोई कंपनी लिस्टेड स्पेस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं है, कंपटीशन में है, लेकिन लिस्टेड स्पेस में पहली कंपनी है।
थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करती है और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, बेसिकली एक तरह से फैसिलिटेटर होता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के बीच में। वहीं पे अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जैसे कि हॉस्पिटल्स हुए, उनके बीच में भी फैसिलिटेटर का काम करता है और काफी सारे इनके काम रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, ये सारी फैसिलिटीज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी का देखा जाए तो बहुत बढ़िया यहाँ पे नेटवर्क भी है और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर तौर के अगर ये काम करती है तो इसकी मेन जो 2 सब्सिडरीज हैं, उनके थ्रू ये करती है। वैसे तो इनकी 9 सब्सिडरीज हैं जिसमें 4 डायरेक्ट हैं और 5 इनडायरेक्ट हैं, लेकिन मेन सब्सिडरी जिसे मेडी एसएस टीपीए के नाम से है, मेड अडवांटेज टीपीए के नाम से है, ये 2 सब्सिडरी से इनका मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू FY23 में आया था, तकरीबन 90% से भी ज्यादा। और एक और सब्सिडरी है रक्षा टीपीए करके, तो अभी उससे भी आने लगा है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। तो बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 6 महीने के जो लेटेस्ट नतीजे दिए हैं उसमें ये 3 सब्सिडरीज से आ रहा है। कंपनी पे हमारी राय सब्सक्राइब की है, तो मैं इस इश्यू में सब्सक्राइब करने की राय दे रही हूँ। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें लगाने की राय है, तो जिनका भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है वो लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में लिमिटेड लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी लगती है, लेकिन किसी वजह से अगर मार्केट ठीक नहीं रहे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। तो यहाँ सलाह यही है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाएं। हो सकता है कि लिस्टिंग डे के दिन छोटे मोटे गेन यहाँ पे लिस्टिंग गेन के तौर पे भी देखने को मिले। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म नज़रिए से सब्सक्राइब करने की सलाह। छोटी अवधि में एक लिमिटेड लिस्टिंग गेन हो सकता है, लेकिन वो सभी मार्केट की चाल पर भी निर्भर करेगा। आस्था जी, प्रशांत बात कर रहा हूँ। अब इस पूरे कारोबार को जैसे हम देख रहे हैं, जिस तरह से आपने समझाया, ये पूरा कारोबार वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग दिखता है और जिस तरह का प्रदर्शन रहा है कंपनी का, जिन तरह की बातों को आपने हाईलाइट किया, वो भी पॉजिटिव दिख रही हैं। अब बारी आती है कि ये जो कंपनी है, भले टीपीए के सेगमेंट में ये एक तरह का डेब्यू कर रही है, लेकिन उन सब के बीच में जो बाकी कंपनियां हैं जो इनके मुकाबले हैं, उनके मुकाबले वैल्यूएशन आपको कैसे दिखते हैं? तो देखिए, क्योंकि लिस्टेड स्पेस में तो वैल्यूएशन करने के लिए कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जिस प्राइस बैंड पे ये लोग लेके आ रहे हैं, मेरे हिसाब से उसमें 38 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है, नई इक्विटी कुछ ऐड होने वाली नहीं है। तो जो भी हमारे पास करंट रिजल्ट्स हैं H1 ऑफ FY24 के, एज इट इज वो के वही रिजल्ट्स के हिसाब से हमने जब इसको वैल्यूएशन दिया तो इस पे 38 के पीई मल्टीपल से हमें ये आता हुआ नजर आ रहा है आईपीओ। सो मेरे हिसाब से ये एक ठीक-ठाक वैल्यूएशन है, क्योंकि स्कैरसिटी प्रीमियम ये लोग कमांड कर रहे हैं, कोई और है नहीं कंपटीशन में, इसलिए एकमात्र कंपनी है, तो आप देखा जाए तो उस हिसाब का वैल्यूएशन भी है। और इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन भी हो, लेकिन मोटे तौर पे अगर इस कंपनी को देखना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फाइनेंशियल्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, उसके लिहाज से हेल्थ कैसी लग रही है मेडी एसिस्ट की, बताइएगा। देखिए, रेवेन्यू 2022 में अगर हम 31 मार्च के आसपास के आंकड़ों को देखें तो लगभग 412 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था। 31 मार्च 2023 में लगभग 518 और 30 सितंबर 2023 में 312 के आसपास का रेवेन्यू दर्ज हुआ है। पैट आप देखिए, 31 मार्च 2022 में लगभग 63.4 के आसपास का आंकड़ा, और 31 मार्च 2023 75.3 और सितंबर में 45.2। ओवरऑल किस तरह से आप फाइनेंशियल्स को परख पा रही हैं? की परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है, क्योंकि कंटिन्यूअसली, अगर आपने भी बताया कविता, देखिए कंटिन्यूअस ग्रोथ है। अब मैं अगर यहाँ पे मार्जिन्स की भी बात करूं, सबसे पहले तो डेट की बात कर लेते हैं मार्जिन से पहले, क्योंकि बैलेंस शीट का सबसे एक इम्पोर्टेंट स्तंभ होता है कि डेट कैसा है। सो डेट के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ही कम डेट है, 0 डेट के आसपास हम बोल सकते हैं। तो बहुत ही क्लीन और बिल्कुल भी लिवरेज नहीं है बैलेंस शीट। अब उसी हिसाब से अगर मार्जिन्स की चर्चा की जाए तो मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनके 15% से ज्यादा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी बढ़िया है, और जो रेवेन्यू आप देखिए टॉप लाइन
वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है बढ़िया सीएजीआर से। मेरे हिसाब से अगर 2 या 3 साल की सीएजीआर देखें, तो उसमें अच्छी सीएजीआर ग्रोथ है। लगभग डबल डिजिट में सीएजीआर ग्रोथ है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनकी लीडिंग मार्केट पोज़ीशन है। मैं अगर पूरा प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट जो मैं पूरे इंडिया की बात करूँ, जिसमें हम ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, उसमें इनका मार्केट शेयर अच्छा खासा है। मेरे हिसाब से 26% है और ये 21% था 2 साल पहले, उससे बढ़ के 26% हो गया है। तो बढ़िया इनका मार्केट ये कमांड कर रहे हैं। जहाँ की पूरे जो टीपीए की मैं बात करूँ तो उनका ही शायद 35-36% का मार्केट शेयर होगा। तो उसमें से देखा जाए तो इनका काफ़ी बढ़िया मार्केट शेयर है। तो मार्केट शेयर बढ़िया है, रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हमने देखी है, मार्जिन्स बहुत बढ़िया हैं, डेट फ्री बैलेंस शीट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, आरओई सब काफ़ी बेहतर है। तो फाइनेंशियल पोज़ीशन तो कंपनी की काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन क्योंकि 38 के पीई मल्टीपल पे ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई कॉम्पिटिशन नहीं है तो कि बहुत सस्ता है। इसी हिसाब से ये वैल्यूएशन मुझे ठीक-ठाक लग रहे हैं और मैं एक छोटे-मोटे ही लिस्टिंग गेन की बात कर रही हूँ, अगर हो गए तो लिस्टिंग डे के दिन। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक बढ़िया कारण ये है कि गवर्नमेंट का भी यहाँ पे पूरा फोर्स है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो बहुत बड़ा मार्केट है इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए और उसमें इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इनके पास भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो लॉन्ग टर्म विज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है और उसी वजह से यहाँ पे सब्सक्राइब की रेटिंग दी जा रही है। चलिए आस्था, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आईपीओ पर पैसे लगाने को लेकर हमारे दर्शकों को सलाह दी। अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अर्शदीप हैं हमारे साथ जम्मू से। अर्शदीप, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैं एक्चुअली सर मैंने मेरा क्वेरी पूना वाला फिनकॉर्प के रिगार्डिंग थी, बट इन द मीन टाइम मैंने आज ही उसे सेल ऑफ कर दिया है। ठीक है। अभी जो मेरे पास सर करंटली जो होल्डिंग है विकास लाइफ केयर की सर 32,500 शेयर्स हैं। एक बार और स्टॉक का नाम? 6.75 विकास लाइफ केयर ना? जी जी जी, ठीक है। क्या 6.75 पे सर मैंने लिया हुआ है 32,500 शेयर्स। ठीक है। सर इस पे मेरे को थोड़ा सा मीडियम से शॉर्ट टर्म का सर व्यू चाहिए था। ठीक है, मीडियम से शॉर्ट टर्म का व्यूज चाहते हैं विकास लाइफ केयर पे। जी सर। 6.5 रुपए की खरीद है लगभग आपकी, हैं? 6.75 सर। ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ जी, ठीक है। हालांकि बहुत ही छोटा स्टॉक है। मुझे लगता नहीं कि हमारे एक्सपर्ट इन्हें कवर करते हैं और नहीं हम इस तरह के स्टॉक को कवर करते हैं। फिर भी आपने चूंकि सवाल पूछा है तो भी एक बार हम कोशिश कर सकते हैं। अमोल, विकास लाइफ केयर क्या कवर करते हैं आप? कहना मुश्किल है क्योंकि एक तो इन लिक्विड काउंटर है और दोनों तरफ के मूवमेंट्स हो रहे हैं स्टॉक में। बट अगर मैं एवरेजेस के हिसाब से देखता हूँ तो 50 और 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज मुझे 5 और 520 के आसपास दिख रहे हैं। उसके ऊपर अगर रहता है स्टॉक तो आई थिंक ये जो मोमेंटम बना हुआ है वो रह सकता है। बट टेक्निकली उसको जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं एवरेज के साथ जाऊंगा। 5 और 5 ये क्रूशियल लेवल काम करे। और राइट, चलिए इसी के साथ अमोल, अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों के सवालों के आपने जवाब दिए, उनका मार्गदर्शन किया उनके निवेश को लेकर। लेकिन